माँ की आखिरी सीख। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ की आखिरी सीख। राधा सुबह सुबह अपने काम वाली बाई पे गुस्से में चिल्ला रही थी। क्या कहा तूने? तुझे छुट्टी चाहिए? अरे तुझे अब कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, घर के इतने काम रहते हैं, मैं अकेली नहीं कर पाती। अगर तूने अब छुट्टी के लिए बोला तो कहीं और काम देख ले। तभी राधा के ससुर राम किशन जी घर में प्रवेश करते हैं। क्या बाबूजी, अभी अभी तो मैंने सारा घर साफ किया था और अभी अभी आप बेटे के पैर लेकर अंदर आ गए, थोड़ी देर और बाहर नहीं रुक सकते थे? राधा ने चिल्लाते हुए राम किशन जी से कहा। वो बहू, बाहर बारिश तेज हो गई इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। राम किशन जी ने मायूस होते हुए कहा, अगर थोड़ी देर और बाहर रुक जाते तो कौन सा आग लग जाती। राधा ने मुंह बनाते हुए कहा। राधा की बात सुनकर राम किशन जी की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा और सीधे अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में जाते सामने दीवार पर लगी हुई उसकी पत्नी अनीता जी की तस्वीर देखते ही उन्हें अनीता की याद आ गई। जब कभी राम किशन जी की सुबह की सैर से लेट हो जाती तो अनीता जी दरवाजे पर उनका इंतजार करके मिलती। क्या आप भी कहाँ रह जाते हैं, इतनी लेट आए हैं? नाराजगी के स्वर में अनीता अक्सर राम किशन जी को शिकायत करती। बाकी बाद में जानता था कि तुमने अभी घर साफ किया होगा, मेरे आने से फर्श गंदा ना हो जाए इसलिए मैं देर से आया। राम किशन जी अनीता जी को अक्सर यही जवाब देते। अरे तो क्या हुआ, फर्श ही तो गंदा होता ना, मैं दोबारा साफ कर देती, अनीता जी कहती और उन्हें चाय की प्याली थमाकर रसोई में नाश्ता करने लगती। देखा अनीता, तुम्हारी बहू ने किस तरह से मुझे डांट दिया। तुम्हें तो पता ही है ना कि अब मैं जानबूझकर घर देर से आता हूँ, लेकिन आज बारिश बहुत तेज हो गई थी इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। आज मेरी तबीयत भी तो कुछ ठीक नहीं लग रही। अब तुम कुछ बोलो भी। अक्सर राम किशन जी अपनी अनीता जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर देर तक तस्वीर से ही बातें किया करते थे। अब उनके सुनने वाला और कोई भी था नहीं इस घर में। आज समय वाकई बदल गया था। इस घर में हमारे बच्चों का अब हमारी ज़रूरत नहीं। अक्सर राम किशन जी सोचते हुए अतीत में खो गए। राम किशन जी एक रिटायर्ड अध्यापक थे। सारा जीवन उन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार देने, उन्हें अच्छी तालीम देने में बिता दी, लेकिन जब अपनी संतान की बारी आई तो उन्हें निराश होना पड़ा। एक बहुत पुरानी कहावत है, दीपक तले अंधेरा। कभी कभी यह कहावत राम किशन जी को अपने ऊपर बिल्कुल उपयुक्त लगती। राम किशन जी का एक ही बेटा था अविनाश। न जाने कितनी बार राम किशन जी की पत्नी अनीता जी ने उन्हें कहती, सुनी जी, 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। तो राम किशन जी मजाक में टाल देते और कहते, तुम भी कौन से ज़माने में जीती हो भाग्यवान। आज के टाइम में एक औलाद ही काफ़ी है। शुरू ही अपने माता पिता का दुलारा। अविनाश पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, मगर उसमें एक बात की कमी थी, वो जिद्दी बहुत था। इकलौते होने की वजह से राम किशन जी और अनीता जी उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते। उसे बड़े लाड प्यार से उसकी हर छोटी छोटी ज़रूरतें, छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते। अगर अविनाश किसी भी चीज़ की जिद करता तो उसकी वो जिद जरूर पूरी की जाती। बचपन तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे अविनाश बड़ा होने लगा, कॉलेज जाने लायक हुआ, तो यही जिद उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, जिस वजह से अविनाश के स्वाभिमान में भी परिवर्तन आने लगा था। उसका अपने माँ बाप के प्रति प्रेम लगाव सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। जब कभी उसे पैसों की ज़रूरत होती तो वो अपनी माँ को ऑर्डर दे देता था। राम किशन जी और अनीता जी दोनों उसके इस रवैये से बहुत आहत होते। अनीता, तुम अविनाश को ज़्यादा पैसे मत दिया करो, अब उसे पैसों की कदर करनी चाहिए। राम किशन जी कभी कभी अनीता को समझाते। आप ठीक कहती हो जी, लेकिन अविनाश के अलावा हमारा और कौन है? हमारे पास सब कुछ इसी का तो है, अनीता जी लंबी आह भर कर कहती। खैर, समय बीतता गया और अविनाश पढ़ लेकर अपने पैरों पे खड़ा हो गया। एक दिन नौकरी की खबर के साथ अपनी और राधा की शादी की खबर भी राम किशन जी और अनीता जी दोनों को हैरान कर दिया। माँ बाबूजी अगले महीने में राधा से शादी कर रहा हूँ। अविनाश ने दोनों को अपना फैसला सुनाते हुए कहा। राधा कौन? राधा, अनीता जी ने चौंकते हुए अविनाश से पूछा। राधा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी,
काफ़ी दिनों से मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मुझे सही वक्त का इंतज़ार था। अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ, तो मुझे लगा कि आपको शायद बता देना चाहिए। अविनाश ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया। पर बेटा, ऐसे अचानक कैसे? रामकिशन जी ने अविनाश को समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाते, अविनाश ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, बस बाबूजी, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं अपने निजी मामलों में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहता। रामकिशन जी को दो टूक बोलकर अविनाश अपने कमरे में चला गया। रामकिशन जी और अनीता जी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। बेटे की जिद की आगे रामकिशन जी और अनीता जी की एक न चली और उन्होंने अपने सारे अरमानों का गला घोटकर अविनाश की खुशी को अपना लिया। लगभग 1 महीने के बाद खूब धूमधाम से अविनाश और राधा की शादी हो गई। अमीर घर की एक इकलौती बेटी राधा भी अच्छी पढ़ी लिखी थी। देर रात तक पार्टी में जाना, महंगे महंगे क्लब में मौज मस्ती करना, फैशन के नाम पे ब्रांडेड कपड़े पहनना उसके शौक थे। शुरू में तो अनीता जी ने एक आध बार उसे समझाने की कोशिश की कि बेटी, भले घर की बहू बेटियों को देर रात तक घर के बाहर घूमना शोभा नहीं देता। रात को 2 बजे पार्टी से लौटती राधा ने अनीता जी से कहा। राधा ने तब तो वह जवाब नहीं दिया, लेकिन सुबह सुबह उसने घर में तमाशा खड़ा कर दिया। रामकिशन जी और अनीता जी को सुनाते हुए उसने अविनाश से कहा, अविनाश, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही कहा था कि मुझे अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की रोक टोक पसंद नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं बाहर जाऊंगी, जब मन करेगा तब लौटूंगी। मैंने मन करा वैसे कपड़े पहनूंगी। लेकिन डार्लिंग, हुआ क्या है? तुम आज सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? अविनाश ने राधा से पूछा। राधा ने रात वाली बात अविनाश को बता दी। राधा की बात सुनकर अविनाश सीधे अपनी माँ के कमरे में गया और अनीता जी पे चिल्लाने लगा, क्या मम्मी, अगर राधा कल रात देर से घर पे आई तो आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? जब मैंने उसे कुछ नहीं कहा तो आप कौन होती उसे भला बुरा कहने वाली? पर बेटा, मैंने तो राधा से ऐसा कुछ नहीं कहा। अनीता जी ने बेटी से कहा, बस बस रहने दो मम्मी, मैं सब जानता हूँ आपकी छोटी सोच के बारे में। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर से कहता हूँ, आप हमारी लाइफ में हमें अपने ढंग से जीने दें, उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी ना करें। रामकिशन जी ने गुस्से में अविनाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, खैर लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होती है, लेकिन इस घर का सुख चैन तो जैसे ही लंबी यात्रा में जा चुका था। राधा हर रोज किसी न किसी बहाने अविनाश को उसके माता पिता के खिलाफ भड़का देती और अविनाश बिना कुछ सोचे समझे अपने माता पिता से लड़ने पहुंच जाता। रामकिशन जी न जाने कितनी बार उस पर हाथ उठाना चाहते थे, न जाने कितनी बार उसे समझाना चाहती थी, लेकिन हर बार अनीता जी हाथ पैर जोड़कर रामकिशन जी को रोक लेती। वो घर में शांति चाहती थी, इसलिए राधा की जली घुटी बातों का कभी उल्टा जवाब नहीं देती और अपने कमरे में आ जाती। दिन बीतते गए, सास ससुर पर बहू के जुल्म बढ़ते गए। अनीता जी ने तो जैसे चुप्पी संभाल साझा ली थी। उनका अधिकतर समय पूजा पाठ में गुजरता और रामकिशन जी बस मन मसो कर घर रह जाते। इसी बीच राधा गर्भवती हो गई। इस खबर को सुनकर घर में सब बहुत खुश थे। अनीता जी ने नए मेहमान के आने की तैयारी शुरू कर दी थी। आने वाले नए मेहमान के लिए अनीता जी हर तरह पहले राधा का पूरा ख्याल रखना चाहती थी। समय समय पे उसे खाना खिलाना पिलाना, आराम करने की नसीहत देना, कुल मिलाकर अपने फर्ज से अनीता जी कभी पीछे नहीं हटी। रामकिशन जी को भी लगने लगा कि शायद नए मेहमान के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी यह गलतफहमी भी जल्दी ही दूर हो गई। जब एक दिन हमेशा की तरह अविनाश ने आकर अपना फैसला सुनाया, मम्मी, राधा अपने घर जा रही है जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा और शायद उसके कुछ समय बाद तक भी वो अपने घर पे ही रहेगी। अविनाश की बात सुनकर अनीता जी हैरान रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हमारे खानदान में गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं भेजते और वैसे भी मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ बेटा। पहले बच्चे का जन्म दादा दादी के घर में होता तो शुभ होता है। अनीता जी बोले जा रही थी, मम्मी यह क्या बोल रही हो? हम लोग कल निकल रहे, बस ये बताने के लिए ही मैं आपके पास आया था। हमेशा की तरह अविनाश और राधा बूढ़े माता पिता को अकेला छोड़कर उसका दिल दुखाकर चले गए
उस दिन अनीता जी घंटों तक रोती रही। अनीता, तुम क्यों बेकार में दिल छोटा करती हो, क्यों रोकर अपनी तबीयत खराब करती हो? अब हमारी औलाद को हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं। हमने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया, लेकिन अब सच पूछूं तो हम इन पर बोझ बन गए हैं। रामकिशन जी अनीता जी को चुप कराते हुए कह रहे थे। आप बिल्कुल सही कहती हो जी। हमने अपनी तरफ से घर की शांति को बनाए रखने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन राधा को तो हम तब कुछ कहें जब हमारा अविनाश अपनी जगह सही हो। वो तो फिर भी पराई घर से आई है। अविनाश तो हमारा खून है, हमारी औलाद है। जब अविनाश को ही कुछ फर्क नहीं पड़ता तो राधा भला हमारा मान सम्मान क्यों करेगी? सिसकते हुए अनीता जी ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो उसे पे कीचड़ उछालने से क्या फ़ायदा? थोड़ी देर रुककर रामकिशन जी फिर बोले, अनीता जी, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है, क्यों ना हम यह रोज़ रोज़ की कलेश की ज़िंदगी छोड़कर अलग रहने चले जाए। भगवान की दया से मेरी अच्छी पेंशन भी आई है, दोनों का गुजर भी अच्छे से हो जाएगा। सारी ज़िंदगी हमने बस अविनाश की खुशियों के लिए ही बिता दी, पर अब कुछ समय तो हमें अपने लिए ही निकालना चाहिए। अगर इस कलेश और चिंता के माहौल में रहे तो बहुत जल्दी हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आपसे पहले तो भगवान मुझे उठा लें, लेकिन हम अपनी औलाद को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? नहीं, मुझे यह नहीं हो पाएगा जी। यह कहकर अनीता जी रोने लगी। राधा ने एक बहुत प्यारी लड़की को जन्म दिया और अनीता जी बहुत खुश हुई। उन्होंने मंदिर जाकर भगवान से उसकी लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना की और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। वो बुढ़ दंपति दिन रात भगवान से कह रहे, विनती करते कि जल्दी से उनके पोते को लेकर घर आ जाए। आखिर रामकिशन जी अनीता जी का इंतज़ार खत्म हुआ और राधा और अविनाश अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ गए। अनीता जी ने तीनों की आरती उतारी और अपनी झोली राधा की तरफ फैला दी ताकि वो अपने पोते को गोद में खिला सके, लेकिन राधा बच्चे को लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। अनीता जी और रामकिशन जी अविनाश और अपने कमरे में जाते हुए देखते रह गए। उस दिन अनीता जी को पहली बार हृदयघात हुआ, लेकिन उसने उसका जिक्र किसी से नहीं किया। बच्चे का नाम अरुण रखा गया। मेरा अरुण प्यारा अरुण, चंदा है तो मेरा सूरज है तू मेरी आंखों का तारा है। राधा ऐसे जाने कितने लोरी अरुण को सुना दी, उसको लाड प्यार करती, लेकिन जब कभी अनीता जी बच्चों को लेने के लिए आगे बढ़ती तो उसे उठाकर अपने कमरे में चली जाती। मेरे द्वारा यह अपेक्षा अनीता जी से बर्दाश्त नहीं हुई और उनकी अपना पोता खिलाने की इच्छा मन ही मन रह गई। एक दिन राधा नहाने के लिए गई हुई थी। अविनाश भी घर पे नहीं था। रामकिशन जी बाहर बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अनीता जी घर में पूजा अर्चना कर रही थी कि तभी अनीता जी के कानों में अरुण के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अरुण बुरी तरह से रो रहा था। पहले तो अनीता जी ने अनसुना कर दिया कि शायद राधा वहीं पर होगी और अरुण को संभाल लेगी, लेकिन जब अरुण का रोना बंद नहीं हुआ तो वह सब कुछ छोड़कर अविनाश के कमरे की ओर भागे और कमरे के अंदर घुसते उन्होंने देखा कि अरुण बिस्तर से गिरने वाला था। अनीता जी ने भागकर अरुण को अपनी गोद में उठा लिया और उससे लाड प्यार करने लगी और उसने अनीता की गोद में बच्चा छीन लिया और ऊंची आवाज़ में अनाप शनाप कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? आप फौरन मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए और आइंदा कभी मेरे बच्चे को छूने की भी कोशिश मत करना। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अरुण बिस्तर से गिरने वाला था। अगर मैंने न सही समय पे आकर उन्हें उठाया होता तो उसे चोट लग जाती। अनीता जी बहू के ऐसे कटु वचन सुनकर सन्न रह गई। राधा ने कहा, झूठ बोलती हैं, आपने जानबूझकर अरुण को रुलाया ताकि आप उसे उठाकर अपने कमरे में ले जा सके, और वैसे भी आपको बच्चे पालने आते भी हैं कि कैसे बच्चों को पाला जाता है। राधा गुस्से में अनाप शनाप कह जा रही थी। राधा की आवाज़ सुनकर रामकिशन जी भी अंदर आ गए थे। तब तक अविनाश भी आ गया। उसने बिना किसी से कुछ पूछे, बिना कुछ समझे हमेशा की तरह अपनी माँ को ही आरोप ठहरा दिया। मम्मी, आप हमें शांति से रहने दो कि या नहीं? आप क्यों मेरी बची बसाई घर में आग लगा रही हो? अविनाश
अविनाश चिल्लाया, अरे बेटा, अरुण तो गिरने वाला था। मैं तो सही समय में, इससे पहले कि अनीता आगे कुछ बोल पाती, रामकिशन जी गुस्से में बोले, बस अनीता बस, अब और सफाई नहीं। इन लोगों में अब शर्म या इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई है। इनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बहू, जिस औरत से तुम इतनी ज़बान लड़ा रही हो, या मत भूलो कि इसी औरत ने तुम्हारे पति को पाल पोस कर बड़ा किया है। इसी औरत की बदौलत तुम आज यहाँ खड़ी हो। रामकिशन जी कहे जा रहे थे। अनीता जी सुन रही थी कि तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो गिर गई और बेहोश हो गई। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रामकिशन जी अकेले रह गए, बिल्कुल अकेले। उनके कानों में अनीता जी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। उन्होंने एम्बुलेंस में एक बार होश आने पर कहे थे, देखो जी, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, बाप को ही सब संभालना है। आपने रास्ते में भटकी हुई औलाद को वापस सही रास्ते पर लाना आपका काम है। मैं आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर जा रही हूँ। अब औलाद को सबक सिखाने का सही वक्त आ गया है। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हमारा पोता आपकी गोद में खेलेगा। यह कहकर अनीता जी इस दुनिया को अलविदा कह गई। बाबूजी अब क्या कमरे में आराम फरमाते रहेंगे? बाजार से सब्जी नहीं लाएंगे क्या? राधा ने जोर से आवाज़ लगाई। अरुण की कसकस आवाज़ सुनकर रामकिशन जी को ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें कान में पकड़कर नींद से उठा दी हो। रामकिशन जी अपने कमरे से बाहर आए तो राधा ने सामान की लिस्ट और थैला रामकिशन जी के हाथ में थमा दिया। जल्दी घर लौट आना, आज घर में मेहमान आने वाले हैं। मुंह बनाते हुए राधा ने रामकिशन जी से कहा। रामकिशन जी बिना कुछ बोले बाजार से सब्जी और अन्य सामान लेने चले गए। अब तो अनीता जी के जाने के बाद रामकिशन जी की यही दिनचर्या हो गई थी। सुबह 1 घंटा पार्क में टहलना, घर के लिए बाजार से सब्जी और राशन लाना, अरुण को स्कूल से लाना और शाम को उसे बाहर घुमा कर लाना। देखो जी, हमारे पिताजी सारा दिन कुछ काम नहीं करते, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। मुझे तो घर के काम से अरुण से जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। अपने बाबूजी को बोलो ना कि कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली। एक दिन रामकिशन जी ने राधा को अविनाश से यह सब कहते हुए सुना। आइडिया तो हमारा अच्छा है, मैं बाबूजी से बात करूंगा। अविनाश ने अपने अगले दिन रामकिशन जी से कहा, बाबूजी, मम्मी के जाने के बाद आपका सारा दिन कैसे बीतता होगा? क्यों ना आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। शाबाश बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अपनी सारी जिंदगी मैंने और तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ बटोरने में लगा दी, और आज तुम मुझे घर में देख कर भी खुश नहीं हो। वैसे भी मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूँ कि मैं वक्त की रोटियाँ नहीं तोड़ता। बाजार से सब्जी राशन लाता हूँ, अरुण को स्कूल से लाता हूँ, और भगवान की दया से मुझे इतनी पेंशन तो मिलती है कि मैं अपना पेट आराम से भर सकूँ। यह कहकर रामकिशन जी अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन के बाद अविनाश और राधा घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है, इसलिए अविनाश ने रामकिशन से कहा, बाबूजी, मैं और राधा यह सोच रहे थे कि क्यों ना आप नीचे गैराज में शिफ्ट हो जाए। हमने बहुत सारे मेहमानों को निमंत्रण भेजा है, वो सभी बहुत हाई फाई सोसाइटी के लोग हैं। आप उनसे मेल नहीं बिठा पाएंगे, इसलिए आप अपना सामान नीचे गैरेज में रख लें। वैसे भी आपके आधे से ज़्यादा दिन तो घर के बाहर पार्क में ही गुजरता है। अविनाश की बातें सुनकर रामकिशन जी बिना कुछ बोले पार्क में चले गए। उस दिन वो शाम तक पार्क में ही बैठे रहे। उन्हें बार बार अनीता जी की याद आ रही थी। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, सूरज ढल चुका है, अंधेरा हो चुका है। उन्हें अपने बिल्कुल सामने एक औरत की परछाई दिखाई दी। यह औरत कोई और नहीं, अनीता जी थी। अनीता जी उनके पास आई और उन्होंने रामकिशन जी के कान में कहा, अब मेरी वजह से आपको और बेइज्जती सहन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे हमारी कदर नहीं कर सकते तो हमें सम्मान नहीं दे सकते, तो गुट-गुट कर रहने से अच्छा उनसे रिश्ता ख़त्म कर लेने में ही भलाई है। जब वे अपनी ज़िंदगी में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते तो हमारी ज़िंदगी को भी नरक बनाने का हक उन्हें किसने दिया? अब समय आ गया है कि आप बच्चों को सबक सिखाओगे। उनके लिए किए की सज़ा उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। माता पिता भाई बहन रिश्तों की समझ तो उन्हें होनी ही चाहिए। रिश्तों की अहमियत तो उन्हें समझनी ही पड़ेगी। यह कहकर अनीता जी रामकिशन जी की आंखों से ओझल हो गई। रामकिशन जी अनीता जी की बात समझ चुके तो उन्होंने बिना किसी
वो कुछ बताए, एक योजना बना डाली। इस घटना के एक हफ्ते बाद रामकिशन जी ने अविनाश और राधा को अपने पास बुलाया। उनके हाथ में एक हफ्ते के मछलियाँ टूर के टिकट थमाते हुए कहा, बच्चों, हम बूढ़े माता पिता से बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमें तुम्हारी ज़िंदगी पे अपनी अधिकार साझा तुमने तुम्हारे मामलों में दखल अंदाजी की, लेकिन आज से तुम आज़ाद हो। आज के बाद मैं तुम्हारे किसी भी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। जाओ, मेरी तरफ से एक हफ्ते मलेशिया घूम कर आओ। यह कहकर रामकिशन जी अपने कमरे में चली गई। ये तुम्हारे बाबूजी को अचानक क्या हो गया? राधा ने हैरानी से अविनाश से पूछा। अरे डार्लिंग, तुम क्यों टेंशन लेती हो? बाबूजी को कुछ हुआ हो या ना हुआ, हमें इससे क्या, हमारा तो फ़ायदा ही हो रहा है ना। इससे पहले बाबूजी फिर से अपना मन बदले, जल्दी जल्दी सामान पैक करो और चलते हैं, तैयारी करो। अविनाश ने हंसते हुए कहा। अविनाश की बात सुनकर राधा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों के हंसने की आवाज़ रामकिशन जी के कमरे तक आ रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर रामकिशन जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक हो रहा था। दोनों खुशी खुशी मलेशिया घूमने चले गए। उनके जाने के बाद रामकिशन जी ने भी अपनी योजना के अनुसार जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया। एक हफ्ते बाद अविनाश और राधा घर वापस आए। दोनों बहुत खुश दिख रहे थे और उन्होंने घर के दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्हें लगा शायद रामकिशन जी सो रहे होंगे, इसलिए उन्होंने काफ़ी देर तक घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तुम्हारे बाबूजी कितने लापरवाह हो गए हैं, आराम से सो रहे हैं। हम एक हफ्ते घर से बाहर क्या करें, उन्हें हराम का खाने की आदत हो गई है। जरा उनके मोबाइल पर ट्राई करो। राधा बड़बड़ाए जा रही थी। अविनाश ने राधा के कहने पर रामकिशन जी के मोबाइल पर ट्रायल किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। काफ़ी देर तक दरवाजे की घंटी बजाने के बाद एक अनजान आदमी ने घर का दरवाज़ा खोला। एक अनजान को अपने घर में देखकर दोनों आग बबूला हो गए। उन्होंने आओ देखा न था उस अजनबी को अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया और घर के अंदर जाने लगे, लेकिन वो आदमी रास्ते में ही अड़ गया और उन्हें कहता है, मिस्टर, कहाँ घुसे जा रही हो? यह मेरा घर है और ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अभी चौकीदार को बुलाकर तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकलवा दूंगा। उस आदमी ने गुस्से में कहा, तुम्हारा घर? तुम पागल तो नहीं हो? यह घर हमारा है और मेरे बाबूजी कहाँ है? बुलाओ उन्हें। अविनाश ने भी गुस्से में कहा, कौन से बाबूजी को बुलाओ? यहाँ कोई बाबूजी रहते कहाँ है? यहाँ बस मैं और मेरा परिवार रहते हैं, उस आदमी ने चिल्लाकर कहा। दोनों का शोर सुनकर चौकीदार भी वहाँ आ गया। उसे देखते अविनाश ने कहा, चौकीदार भैया, यह घर हमारा है ना? बताओ जरा इस पागल आदमी को। नहीं साहब, यह घर अब आपका नहीं है। इन सब ने यह घर आपके बाबूजी से खरीद लिया है। अब इस घर की मालिक आप नहीं, यह है। चौकीदार ने कहा, क्या बक रहे हो तुमने दिन में पी रखी है क्या? मेरे बाबूजी कहाँ है? अविनाश का चेहरा देखने लायक हो चुका था। उसके माथे से पसीना छूट रहा था। वो बार बार रामकिशन जी को फ़ोन लगाए जा रहा था, लेकिन उनका मोबाइल बंद था। काफ़ी देर परेशान होने के बाद भी दोनों बिल्डिंग के बाहर आकर खड़े हो गए और रोने लगे कि आखिर क्या किया जाए। मेरे बाबूजी का फ़ोन भी बंद आ रहा है। अगर आपके पास उनका कोई पता हो तो मुझे दे दीजिए प्लीज़। तब चौकीदार ने कहा, साहब, आपके जाने के बाद बड़े साहब ने यह घर बेच दिया और यह सुनने में आया कि उन्होंने एक बड़ा फ्लैट खरीद लिया है और शायद एक अनाथ को भी अपना लिया जो दिन में उनकी सेवा करता है। जाने से पहले मुझे यह कहा कर गए थे कि जब भी आप वापस आए आपके बात उनसे करा दे। फिर चौकीदार ने अपने मोबाइल से रामकिशन जी को फ़ोन लगाया। फ़ोन मिलाने के बाद उन्होंने फ़ोन अविनाश को दे दिया। हेलो बाबूजी, यह क्या पागलपन है? आप इस वक्त हैं कहाँ? और यह कैसा मजाक है? और यह मकान आप कैसे बेच सकते हैं? गुस्से में अविनाश रामकिशन जी पे चिल्लाया जा रहा था। अविनाश की बात सुनकर रामकिशन जी ने शांत स्वर में कहा, मुझ पर चिल्लाने का हक तुम खो चुके हो और यह मकान मेरे खून पसीने की कमाई का था। मैं इसका जो चाहे वो करो। तुम होती कौन हो यह पूछने वाले? थोड़ी देर रुक कर रामकिशन जी ने कहा, 5 मिनट वहीं रुको। और 5 मिनट के बाद एक सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी गाड़ी अविनाश के सामने आकर रुकी और उस गाड़ी में से
रामकिशन जी सफ़ेद सूट में बाहर निकले। अपने बाबूजी का यह रूप देखकर अविनाश और राधा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। लगभग नींद से जगाते हुए रामकिशन जी बोली, लो तुम्हारे फ्लैट की चाबी। तुम मेरी पत्नी की कोख में पैदा हुई हो, इसलिए तुम भी एक एहसान करता हूँ कि तुम्हारे फ्लैट का 1 साल का किराया मैंने दे दिया है। उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जानिए। कहकर रामकिशन जी वहाँ से चले गए। अविनाश और राधा दोनों दूर जाती हुई गाड़ी को देखते रह गए। उन्होंने जो रामकिशन जी और नेताजी के साथ किया था वो सिनेमा के चलचित्र के भांति उनकी आंखों के सामने से गुजरने लगे। उनके पिता ने उन्हें ऐसा सबक दिया जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। चौकीदार पीछे खड़ा खड़ा सब तमाशा देख रहा था। रामकिशन जी के जाने के बाद वो अविनाश के पास आया और बोला, एक बात बोलो साहब जी, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन जो कुछ भी आज आपके साथ हुआ है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, आप और मेम साहब है। मैंने कई घंटे साहब को पार्क में अकेले रोते हुए देखा है। आपने पोते को खिलाने के लिए, उसे गोद में उठाने के लिए मैंने आपकी माता को तड़पते देखा है। जो कुछ भी बड़े साहब ने आपके साथ किया वो बिल्कुल सही किया। आज आपके पास भी एक बेटा है और अगर कल को आपका बेटा और उसकी बहू भी आपके साथ वही बर्ताव करे जो आपने अपने माता पिता के साथ किया, तब क्या आप करेंगे? सारी उम्र बच्चों के लिए जीने वाले माता पिता का जीवन वही बच्चे बड़े होकर छीन लेते हैं। जी, कितनी शर्म की बात है। कहकर चौकीदार वहाँ से चला गया और अविनाश और राधा की नजरें हमेशा के लिए झुक गई। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनकी जैसी मतलबी औलाद के लिए ऐसा सबक मिलना बहुत ज़रूरी था। आज अविनाश और राधा दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब पछताते हुए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, बच्चे माँ बाप के प्यार को उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। बच्चों को प्यार देना, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखना माँ बाप का फर्ज है। वे किसी भी हद तक जाकर अपने बच्चों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो क्या बच्चों का फर्ज नहीं है कि बुढ़ापे में माँ बाप को सम्मान दें, उनकी इज्जत करें और उनकी ज़रूरत का ध्यान रखें? जब बच्चे माँ बाप को बात बात पर अपमानित करने लगे तो उन्हें भी बच्चों का मुँह छोड़कर इस तरह का कदम उठाना चाहिए, ताकि बच्चों को भी याद सबक मिल सके कि माँ बाप सिर्फ उन्हें लाड प्यार दुलार ही नहीं दे सकते हैं, उन्हें ज़िंदगी का सबक भी सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।